नमस्कार सभी को। आज संस्कृतियों के टकराव भाग 4 में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय को ऊपर बात करेंगे वो बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा देश भी इसी विषय से होकर निकला है। और ये विषय है साम्राज्यवाद, इम्पीरियलिज्म। यहाँ पे दो तस्वीरें लगी हैं। एक तस्वीर में एक व्यक्ति को उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के ऊपर पूरे पांव पसारे हुए खड़ा है, जो दर्शाता है कि ये वो देश थे जिन्होंने इन देशों को अपना शिकार बनाया और इस प्रकार से वहाँ की संस्कृति को पूरी तरह से अपने पांव तले कुचल दिया। दूसरी जो तस्वीर है वो दिखाया गया अर्थ है, और कुछ व्यक्ति जो है इस अर्थ से कुछ निकाल रहे हैं और अपने पॉकेट में जो है वो रख रहे हैं। तो ये दर्शाती है कि पूरी पृथ्वी में उस समय 15वीं शताब्दी से पहले पूरे अर्थ में कुछ देश बहुत गरीब थे, क्योंकि अब भौगोलिक खोजें हो चुकी थी। हम बात करें भौगोलिक खोजों के पश्चात का समय की ये तस्वीर, इस तस्वीर के द्वारा दिखाया जा रहा है कि पूरी अर्थ के ऊपर बहुत सारे देश जो है ऐसे थे जो बहुत गरीब थे। अगर महाद्वीपों की बात करें तो सबसे गरीब महाद्वीप जो है वो अफ्रीका था, जहाँ से दासों को पकड़ पकड़ कर लाया जाता था। तो इसी तरह एशिया महाद्वीप में बहुत सारे देश गरीब थे। अगर हम अपने देश को कहें तो हम भी बहुत गरीब थे, आर्थिक तौर पर बहुत पिछड़े हुए थे। तो ये वो देश जो उस समय अपने आप को सभ्य मानते थे, सबसे ज़्यादा जो है वो सभ्य का मतलब कि पढ़े लिखे इंसान। तो इन देशों में अगर नाम आता है तो स्पेन और पुर्तगाल का नाम सबसे पहले आता है, फिर इंग्लैंड का नाम आता है, फ्रांस का आता है, रसिया का आता है, यूनाइटेड स्टेट का आता है। तो इन कंट्रीज़ ने इन देशों को इसी तरह से लूटा था 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक। ये लूट जो है इसी प्रकार से चलती रही। तो ये बताती है, इसे कहा गया साम्राज्यवाद। आगे हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा के बारे में, समझ लिया पिक्चर के जरिए। अब इसकी परिभाषा क्या है? साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म जो है वह दृष्टिकोण है जिसके अनुसार कोई भी महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी शक्ति और गौरव बढ़ाने के लिए अन्य देशों पर प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। कि सिर्फ अपनी, एक तो उसके पास शक्ति है और अपने गौरव को बढ़ाने के लिए, कि देखिए ये वैसा ही है कि कोई व्यक्ति गांव में बहुत समृद्ध है और ये दिखाने के लिए कि मैं कितना समृद्ध हूँ, गौरवशाली हूँ, तो इसलिए वो बहुत सारे नौकरों से काम लेता है, नौकर को लगाता है, खुद काम नहीं करता है, और बहुत सारे लोगों की संपत्ति को जो है वो हड़प भी लेता है अपने पैसे के बलबूते पर। क्योंकि गरीब आदमी उसके पास जाएगा, उससे पैसे लेगा उधार, फिर वो उससे देने के लिए नहीं होगा और उसकी ज़मीनें छीनती जाएंगी। तो हम छोटा एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका कि ये साम्राज्यवाद की ही एक धारणा है, एक छोटी सी परिभाषा है गांव का जो मैं दे रहा हूँ। यही व्यवस्था उस व्यक्ति से लेके चले जाते हैं कि देश, हम बात करें यूरोपीय महादेश के उन देशों की जो बहुत अमीर थे उस समय। तो इन देशों के द्वारा क्या हुआ, केवल शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए और गौरव बढ़ाने के लिए इन्होंने अन्य देशों के जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर अधिकार किया और मानवीय संसाधनों का भी इस्तेमाल किया। लोगों के ऊपर भी इन्होंने अत्याचार किए, उनसे भी बहुत सारे काम करवाए और इलीगल कार्य जो है करवाए और उनकी संस्कृति को पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो इसे कहा गया साम्राज्यवाद। अगर यहाँ पर हम अपनी परिभाषा के द्वारा जो है साम्राज्यवाद की भाषा, ये परिभाषा देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जब एक शक्तिशाली देश के द्वारा आर्थिक तौर से पिछड़े हुए देश पर अधिकार किया गया तो उस व्यवस्था को कहा गया साम्राज्यवाद। शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा उसकी जो संसाधन थे या आर्थिक तौर से जो पिछड़ा हुआ देश था उसके ऊपर अधिकार कर लेना, राजनीतिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी, तो उस व्यवस्था को कहा गया साम्राज्यवाद, जिसमें हमारा भी जो है नाम आता है। भारत भी जो है वो गुलाम रहा ब्रिटिश के अंडर, तो इस प्रकार से हम भी उसके अधीन आते हैं। इस साम्राज्यवाद की जो भावना है उसमें हम भी जो है आहत हुए हैं, हमारा देश भी आहत हुआ है। अब बात करते हैं कि वो लोग जिन्होंने इस परिभाषा को थोड़ा सा अपनी तरह से परिभाषित किया, उनमें आता है लेनिन और चार्ल्स बेयर्ड का नाम। तो लेनिन ने 1916 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था साम्राज्यवाद, पूंजीवाद का अंतिम चरण। ये लिखते हैं कि साम्राज्यवाद एक निश्चित आर्थिक अवस्था है जो पूंजीवाद के चरम विकास के समय उत्पन्न हुई। और बिल्कुल सही बात बोलते हैं कि साम्राज्यवाद तब आरंभ हुआ जब उसके पास पूंजी
व्यवस्था जो है वो स्थापित हुई, वो पूंजीवाद जो है वो शुरू हुआ कि उनके पास पैसा बहुत था, अधिक पैसा था और उस पैसे से वो और भी धन कमाना चाहते थे, लालच। तो इस प्रकार से इस व्यवस्था ने जो है वो साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया, साम्राज्यवाद को शुरुआत की। चार्ल्स ए बेयर्ड क्या कहते हैं कि इनके अनुसार सभ्य राष्ट्र की कमजोर और पिछड़े लोगों पर शासन करने की इच्छा, वो नीति ही साम्राज्यवाद कहलाती है। बड़े साधारण अक्षरों में उन्होंने कहा कि सभ्य राष्ट्रों की कमजोर, बड़ा सही शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है जो होना चाहिए, कि जो राष्ट्र अपने आप को सभ्य कहते थे और उन राष्ट्रों के द्वारा पिछड़े हुए राष्ट्रों के साथ बलपूर्वक अधिकार कर लेना, अपनी इच्छा को अपनी संतुष्टि को बनाए रखने के लिए, दिखाने के लिए कि हम सभ्य लोग और हम शिष्टाचार सिखाने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, वो सभी जानते हैं कि साम्राज्यवाद के नाम पर उन देशों में इन्होंने लूट करी, लोगों के ऊपर अत्याचार किए। तो इस प्रकार से अपने आप को सभ्यता में सबसे उच्चतम शिखर पर अपने आप को कहना और फिर ये कहना कि हम इस तरह, तो ये जचता नहीं है आज के डेट में, जब लोग सभी को पढ़े लिखे समाज है। तो आज लगता है कि इन राष्ट्रों की तरह क्या किया गया सही था या गलत। अब बात करते हैं कि दो तरह के समाज साम्राज्यवाद उस समय जो है स्थापित थे। तो बात करते हैं सबसे पहले कि भौगोलिक अन्वेषण के फलस्वरूप, कि जब भौगोलिक खोजें 15वीं शताब्दी के पश्चात जब हुई, जिसमें हम बात करते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस से लेकर वास्को डी गामा तक, जो हमने पार्ट 2 और 3 में पढ़ चुके हैं उनके बारे में, उनके द्वारा अलग अलग देशों की खोज की गई। उससे 15वीं शताब्दी से पहले किसी को कोई पता नहीं था कि कौन सा एशिया है, कौन सा जो है अमेरिका है, वहाँ पे कैसे लोग हैं, क्या है, कुछ भी नहीं था मालूम। लेकिन जैसे जैसे जो है वो विकास होता गया इन देशों में, इन्होंने स्पेन और पुर्तगाल ने बहुत सारे देशों की खोज करी, जिसमें अगर हम बात करते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस, उन्होंने बहामा द्वीप समूह की खोज करी। अगर हम बात करते हैं हॉर्नट कॉर्टेस की बात करें, उन्होंने मैक्सिको पर जो विजय हासिल करी। और अगर हम बात करते हैं आगे बढ़ते हुए फ्रांसिस्को पिंजारो की, तो उन्होंने पेरू को खोजा, वास्को डी गामा ने भारत को खोजा। तो इस प्रकार से अन्य खोजें भी होती रही और लगातार इन देशों के द्वारा जो है वो अधिकार होता गया, जो खोज करते रहे, क्योंकि इनके पास पूंजी था, पैसा था, धन था और इनके पास ताकत थी। तो ये कहता है कि दो तरह के जो है साम्राज्यवाद उसमें थे। एक तत्व था पुराना साम्राज्यवाद, जो आरंभिक समय में शुरू हुआ 15वीं शताब्दी से लेकर हम ये कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के मध्य ये जो पुराना साम्राज्यवाद था वो फैला था। अब ये कैसा था कि पुराने साम्राज्य में क्या था कि एक वाणिज्यवादी था, ये पूरी तरह से वाणिज्यवादी का मतलब है कि व्यापार से संबंधित था ये सारा का सारा। केवल वो व्यापारिक हित के लिए आते हैं किसी देश में और वहां पे अधिक से अधिक मुनाफा कमाते हैं, सिर्फ व्यापार करके ही। अगर स्पेन और पुर्तगाल का एग्जांपल यहाँ पर दें, उन्होंने इन देशों की खोज करी और वहां से बहुत सारा पैसा लूटा गया लोगों से, और केवल इतना ही उनका ध्येय था। और इस प्रकार से, और इस व्यापार को करने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ व्यापारी केंद्र स्थापित किए। भारतवर्ष की बात करते हैं तो जहांगीर के शासनकाल में सबसे पहले क्या बनाई गई, एक जो है वो व्यापारी केंद्र जो स्थापित करने के लिए जो है उनको परमिशन मिली। उनका कोई साम्राज्य नहीं था अंग्रेजों का, तो पहले एक व्यापारी कंपनी की तरह आए, फिर उन्होंने केंद्र स्थापित किए। तो इस व्यवस्था को कहा गया पुराना साम्राज्यवाद। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो साम्राज्य की परिभाषा थी वो बदलती चलेगी। एक नवीन तरह का साम्राज्यवाद जो देखने को मिला, और वो क्या था कि 19वीं शताब्दी में इस साम्राज्यवाद ने नवीन रूप जो धारण किया। 1890 ईस्वी के बाद यूरोप के देशों में साम्राज्यवादी भावना नए रूप में सामने आई। ये नव साम्राज्यवाद पहले के उपनिवेशवाद से आर्थिक और राजनीतिक थी। यहाँ पे पहले केवल आर्थिक हितों की ही बात हो रही थी, लेकिन अब क्या हो गया, राजनीतिक भी दृष्टिकोण इसमें शामिल हो गया। मतलब अब देशों पर अधिकार कर लेना। अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो 1753 ईस्वी की जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, उसमें अब शुरू हो गया था अंग्रेजों के द्वारा, या बक्सर की लड़ाई हुई, उसमें अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। पहले अधिकार नहीं था, पहले केवल मात्र वहां पर व्यापारिक जो हित थे उनको साधा जा रहा था, मुनाफा कमाया जा रहा था। लेकिन अब राजनीति भी साथ आ गई और इसे कहा गया नवीन साम्राज्यवाद। तो बिल्कुल कोई ज़्यादा बड़ा डिफिकल्ट नहीं है समझना पुराने और नए साम्राज्यवाद में। तो ये जो साम्राज्यवाद की जो धारणा जो
18वीं शताब्दी के पश्चात 19वीं शताब्दी में आरंभ हुई, ये बहुत खतरनाक थी। इसने बहुत अत्याचार करवाए। इस व्यवस्था में क्या था कि नव साम्राज्यवाद के दौर में अब सुनियोजित ढंग से यूरोपीय देश पिछड़े इलाकों में प्रवेश कर उन पर प्रभुत्व जमाने लगा और इन क्षेत्रों पर उन्होंने पूंजी भी लगाया, पैसा भी लगाया। किस लिए? ताकि और पैसा कमाया जा सके। बड़े पैमाने पर खेती आरंभ की गई, खनिज और अन्य उपयोग स्थापित किए और संचार और आवागमन के साधनों का भी विकास हुआ। जिस प्रकार से जो भारतवर्ष की करते 1854 ईस्वी में जो पहली रेलवे चली थाना से मुंबई तक, इस प्रकार से उन्होंने विकास भी किया, बहुत सारी व्यवस्थाएं स्थापित करी, यातायात के साधन जो विकसित हुए। लेकिन उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, हर तरह, चाहे वो सांस्कृतिक ही क्यों ना हो। तो इस प्रकार से पूरी तरह से इन्होंने लोगों पर जो है, या लोगों पर हमें कह सकते हैं कि शासक के तौर पर ये उभर आए नवीन साम्राज्यवाद में। अब ये शासक बन गए थे और वो देश जो जिन लोगों का देश था वो अब नौकर बन गए, और वो जो दूसरे देशों से आए थे वो उस देशों के जो है वो मालिक बन बैठे। इस विचारधारा को कहा गया नवीन साम्राज्यवाद। तो आइए जानते हैं कि इंग्लैंड का जो औपनिवेशिक साम्राज्य था वो कितना विस्तृत था। इसकी एक कहावत से ही पता लगा सकते हैं कि मानते हैं कि अंग्रेज़ों के साम्राज्य में, औपनिवेशिक साम्राज्य में कभी भी रात नहीं होती है। ये विश्व का मानचित्र है। एक कोने से अगर शुरू करें, अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो देखते हैं कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, ब्राज़ील। अगर अफ्रीका महाद्वीप में बात करते हैं तो ऊपर मिस्र से लेकर नीचे लास्ट में साउथ अफ्रीका तक का प्रदेश। अगर एशिया में बात करूँ, यहाँ टर्की से लेकर आपका अफ़गानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका नीचे आ जाता है, यहाँ म्यांमार आ जाता है, इस तरफ को थाईलैंड आ जाता है, यहाँ जावा सुमात्रा आ गया, यहाँ मलेशिया आ गया, फिलीपींस आ यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ गया। तो कोई ऐसी जगह, न्यूजीलैंड, तो ये सारी जगह के जो है पूरे विश्व में हर जगह इंग्लैंड का ही उपनिवेश स्थापित था। और इंग्लैंड कहाँ है देखेंगे तो ये है एक रत्ती भर, पिद्दू भर, एक बिल्कुल नजर, अगर डॉट मैं लगाता हूँ 2 डॉट, तो इसके क्षेत्रफल के समान जो है वो ये देश पड़ता है। तो तभी मैं कहता हूँ कि हमारा पिछड़ापन जो है, कितना पिछड़ापन था। एक पिद्दू भर देश, एक छोटे से देश ने जो है वो पूरे विश्व को जीत डाला। किस वजह के कारण? क्योंकि एक तो उन लोगों के प्रोग्रेसिव नेचर के कारण, और दूसरा उनकी जो भौगोलिक परिस्थिति, एक तरफ को इनका इंग्लिश चैनल पड़ता है, उस साइड को अटलांटिक महासागर है, चारों तरफ सागर ही सागर है। तो इन लोगों ने अपना जो प्रदर्शन था वो जहाज रानी में प्रदर्शित किया, और पूरे विश्व की सबसे ताकतवर सेना भी और जहाज भी उनके पास था, और जिसके बलबूते पर इन्होंने पूरे विश्व के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित किया, और हम रह गए छोटी छोटी किश्तियों से ही काम चलाते। तो ये था इंग्लैंड का औपनिवेशिक साम्राज्य, जिसके उपनिवेश हम भी रहे कई सौ वर्षों तक। अब बात करते हैं हम कि ये जो साम्राज्यवाद था, इसका उदय के पीछे कारण क्या थे। पहला कारण लेते हैं, और ये कारण था कच्चे माल की आवश्यकता। अब कच्चा माल क्या होता है कि मान लीजिए कोई कपड़ा तैयार आपने करना है, कपड़ा बनाने के लिए क्या जरूरत चाहिए? अब कपास चाहिए, और कहाँ बनता है? किसानों द्वारा उसे उगाया जाता है, और फिर उसी कपास से जो है वो धागा बनता है और फिर कपड़ा बनता है। अब इंग्लैंड वासियों के पास, मैंने आपको बताया था, केवल डॉट भर अगर 2 डॉट किए जाए तो विश्व के मानचित्र में इतना कर ही इतना बड़ा जो है वो देश है। अब वहाँ पर कृषि के लिए जो है क्षेत्र बहुत कम है। तो अब कपड़ा उद्योग तो स्थापित, उद्योग तो उन्होंने लगा दिए, बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो गए, लेकिन कच्चा माल कहाँ से आएगा? तो इनको ये मालूम था, जैसे भारत लें तो भारत बहुत बड़ा देश था और ये कृषि प्रधान देश थे। तो यहाँ से जो कच्चा माल था वो लिया जा सकता था, लेकिन अगर वहाँ अपना साम्राज्य स्थापित हो जाता है तो उससे क्या लाभ होगा? एक तो सस्ते दाम पर, मनमानी कीमत के ऊपर जो है वो कच्चा माल उनको उपलब्ध होगा, और जिस पर वो अधिक से अधिक मुनाफा जो कमाएंगे। केवल कपास की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कपास की कर रहे हैं, रबड़, टीन, जूट, लोहा, ये सारी चीज़ें उनको आवश्यक थी कच्चे माल के तौर पर, तभी उनके उद्योग जो है वो सफल हो सकते थे। तो इसलिए भी साम्राज्यवाद की जो विचारधारा थी वो पनपी। दूसरा जो कारण था वो था बाजार की आवश्यकता। अब ठीक है,
इन देशों ने, अगर हम बात करें यूरोपीय देशों में, बिल्कुल साथ साथ देश हैं, बिल्कुल साथ साथ ये इनकी सीमाएं लगती हैं सभी देशों की। अब छोटे छोटे देश से इनकी जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत कम है, हमारे से बहुत ही लिमिटेड है। अब हर देश सक्षम था कुछ भी बनाने के लिए, उनके औद्योगिकरण सभी का हो चुका था, फ्रांस का भी, इंग्लैंड का भी, जर्मनी का भी, सभी देशों ने। लेकिन अब उनके पास जो माल था वो अब घरों में नहीं बन रहा था, वो बन रहा था उद्योगों में, बड़े बड़े उद्योगों में। अब और बनी भी बहुत नंबर में बन रहा था, बहुत ज़्यादा संख्या में बन रहा था। अब खरीदने वाले जो है जितने ले सकते वो तो उन्होंने ले लिया। अधिक जो माल था उसकी खपत करने के लिए जो बाजारों की आवश्यकता थी, उनको बेचना था। अब ये एक देश दूसरे देश को तो बेच नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वो एक दूसरे के पास तो है, वो सक्षम है हर चीज़ बनाने के लिए। तो उनको अब आवश्यकता थी ऐसे बाजार जहाँ पर खरीदने वाले उनके सामान को खरीद सके और अपनी मनमानी कीमतों के ऊपर। तो वो तभी हो सकता था जब उन देशों को जो है वो अपने राजनीतिक अधिकार में लाया जा सके, उनके ऊपर साम्राज्यवाद थोपा जाए। तो इस प्रकार से भारतवर्ष में भी अंग्रेजों का साम्राज्यवाद हुआ, तभी उस कारण यहाँ के लघु उद्योग खत्म हो गए और यहाँ पर जो अपना माल था उसे बेचना उन्होंने शुरू किया। यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और फिर हमारे बाजार में वो अपना माल जो है खपा देते थे, बेच देते थे और उससे लाभ कमाते थे। तो ये हुआ दूसरा कारण साम्राज्यवादी भावना को हवा देने के लिए या उसे सुदृढ़ करने के लिए। अब तीसरा है वो है जनसंख्या का अधिक या ज्यादा जनसंख्या। 19वीं शताब्दी में यूरोप में जो बढ़ी हुई जनसंख्या थी उसने दो तरह की समस्या जो है खड़ी कर दी थी। एक तो कि इतने लोगों को जो है रोजगार कैसे दिया जाए, और साथ में उस जनसंख्या के लिए कहाँ पर उसको ठहराया जाए, क्योंकि छोटे छोटे देश हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने एक समाधान निकाला था, वो था समाधान कि उपनिवेश स्थापित किया जाए, साम्राज्यवादी व्यवस्था को लाया जाए, ताकि इस व्यवस्था के तहत दो तरह से, एक सैनिक के तौर पर और एक अधिकारियों के तौर पर जो है लोगों को भर्ती किया जाए और उन्हें उन देशों में भेजा जाए जिन देशों में उपनिवेश स्थापित हो। तो इस प्रकार से जो बढ़ी हुई जनसंख्या थी, अधिक जो बढ़ी हुई जनसंख्या थी, उसने भी साम्राज्यवादी भावना को उजागर किया, उसको प्रोत्साहित किया। चौथा पॉइंट आता है और वो है कि ईसाई प्रचारक। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मैं आपको कि किसी धर्म विशेष में ये माना जाता है कि दूसरे धर्म के लोग हैं वो कैसे हैं, उनको काफिर समझा जाता है। और ये माना जाता है धर्म के अनुसार कि यदि हम उनको मारते हैं या उनको जो है अपना धर्म अपनाने के लिए जो है वो बाध्य करते हैं किसी भी तरह से, तो वो एक धार्मिक कार्य है, उसको जो है पुण्य का काम समझकर माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति जो है वो कहाँ जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं, उनको जन्नत हासिल होती। तो जब धर्म के साथ ऐसे कार्यों को जोड़ा जाता है तो लोग ऐसे कार्य बड़े स्वेच्छा से और बड़े सहज भाव से कर पाते हैं। वो किसी को कत्ल कर देते हैं तो ये मानकर कि हम पुण्य का काम कर रहे हैं, तो किसके कारण, धर्म के अनुसार। ऐसे ही अगर हिंदू धर्म में भी बात करते हैं हम, तो 19वीं शताब्दी तक एक प्रथा जो है यहाँ पर चलती रही प्रचलित, और बड़े सहज भाव से चलती रही, जैसे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वो था सती प्रथा। अब राजा राम मोहन राय ने जब अपनी भाभी को देखा, था क्या कि उनके भाई की मृत्यु हो जाती है और उनके जो भाभी होते हैं उनको बड़े सज धज के ले जाया जाता है शमशान घाट में, और उनकी चिता के ऊपर उनको जीता ही रख दिया जाता है। और जब वो भागने की कोशिश करते हैं तो जो भीड़ होती है, जो इकट्ठे होते हैं लोग, वो उसको बड़े बड़े लाठियों से अंदर जो है धकेलते हैं आग की तरफ। तो वो चिल्लाती है तो नगारे बजते हैं जोर जोर से। तो जब नगारे बजते हैं तो उससे जो है नेचुरली आदमी जो है थोड़ी देर के लिए तो सोचना के लिए विवश हो जाता है, वैसा ना हो इसलिए जो है बड़े नगारे बजाए जाते थे। तो इस प्रकार की व्यवस्था को पुण्य का कार्य समझना ये काफी लंबे समय तक भारत की संस्कृति में, भारत के धर्म में चलता रहा। तो ऐसी चीजें जब आप जोड़ देते हैं धर्म के अनुसार तो लोग उस चीज में भी सच्चाई ढूंढते नहीं है, मानते हैं। तो ऐसा ही ईसाई धर्म में भी था कि वो मानते थे कि साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद कोई गलत चीज है, वो मानते थे कि यह सही चीज है, ऐसा होना चाहिए। तो इस कारण भी जो है साम्राज्य की भावना को ज्यादा हवा मिली। पांचवा आता है उच्चतम सभ्यता में विश्वास। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में जो राष्ट्रीयता जागृति थी वो आ चुकी थी, उसका विकास हो चुका था। सभी लोग अपने देश से बेहद
प्रेम करते थे और उसके लिए विकास के लिए लगातार कार्यरत थे, कार्य कर रहे थे। तो ये देश जो थे ये अपनी सभ्यता को सर्वश्रेष्ठ सभ्यता, विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ सभ्यता के तौर पर जो है वो बताते थे और वो मानते थे कि हमें भगवान ने पैदा किया है हीन जातियों को सभ्य बनाने। हीन जातियाँ कौन हुई? भारत के लोग या एशिया के जो लोग या अफ्रीका के लोग, तो इन लोगों को कहा गया हीन लोग, हम लोगों को हीन लोग। तो ये मानते थे कि हमें पैदा किया गया इसलिए कि उनको सभ्य बनाया जा सके, और इस विचारधारा ने भी साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया। छठा है अतिरिक्त पूंजी का होना, कि 15वीं शताब्दी में उस समय तक यूरोपीय समाज में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। औद्योगिक क्रांति का मतलब कि अब जो माल था या कपड़ा बनना या जूते बनाना, कोई भी चीज़, वो अब घरों में तैयार नहीं होती थी, बल्कि वो बड़े बड़े मशीनों में, कारखानों में बनके तैयार होती थी और बड़े पैमाने पर बनती। और उस कारण क्या था, उनका मुनाफा जो था वो बढ़ रहा था, उनके पास पूंजी की कमी नहीं थी, पैसे की कमी नहीं थी। अब इस पूंजी को वो लगाए कहाँ पर? क्योंकि उनको अब उपनिवेश अगर उनके पास होंगे, जो पिछड़े हुए देश थे, उन देशों में पूंजी लगाना बहुत आसान था। और वहाँ पर क्या था, एक तो श्रम सस्ता था। श्रम का मतलब हुआ कि वो लोग जो उन फैक्ट्रीज में कार्य करने वाले हैं वो कम कीमत पर वहाँ पर तैयार हैं काम करने के लिए। जिस प्रकार से अगर आज देखें हम भारतवर्ष में, क्या बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करके आते हैं और जाके छोटी मोटी एक कंपनी में चले जाते हैं और वहाँ पर केवल मात्र 7-8 हज़ार में वो नौकरी करते हैं, लाखों रुपए लगाने के पश्चात। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंजीनियर हैं, लाखों हर साल जो है आते हैं। तो इस प्रकार से बेरोजगार कम नहीं है, ज़्यादा है। तो इस बेरोजगारी के कारण जो श्रम है वो सस्ता बिकता है, कम मजदूरी के ऊपर बहुत सारे मजदूर मिलते हैं। तो ये तो श्रम था। दूसरा क्या था, यहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंदिता नहीं थी, संभावना कम थी, मतलब प्रतियोगिता नहीं थी। कोई दूसरा देश यहाँ पर अभी नहीं पहुंचा था। भारतवर्ष की बात करें, पुर्तगाली आते हैं, फिर वो फ्रांसीसी आते हैं, उसके बाद जो है वो अंग्रेज आते हैं और फिर इन सबको भगाकर अकेले रह जाते हैं। तो प्रतिद्वंदिता नहीं है। इसका मतलब पूरा का पूरा लाभ जो है उन्हें मिलने वाला था इस व्यवस्था के तहत। तो इसलिए उन्होंने इस व्यवस्था को अपनाया, इसके ऊपर कार्य किया। छठा आता है, वह है देशों का पिछड़ापन। भारत देश की बात की ही करते हैं, बाहर कहाँ जाना है। तो भारतवर्ष में ही पिछड़ेपन का एक अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि क्या था, कि देश पिछड़ापन का वजह क्या थी। 1857 की ही बात करें, 19वीं शताब्दी की बात करते हैं, कि जब विद्रोह होता है अंग्रेजों के खिलाफ, 100 साल जो है वो राज कर चुके होते हैं, और उस समय 100 साल के बाद जो है वो 1857 में विद्रोह होता है भारतवर्ष में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। उसमें एक कारण होता है कि सैनिकों को समुद्र के पार जो है अंग्रेज ले जाने लगे थे युद्ध करने के लिए, क्योंकि पूरा संसार है, इस पूरे संसार में उपनिवेश स्थापित थे। और ये जो हिंदू लोग थे वो इसे अपने धर्म के खिलाफ समझते थे, क्योंकि समुद्र को लांघना पाप समझा जाता था। ये तो एक एग्जाम्पल हो कि समुद्र को लांघना पाप समझा जाता था, इसलिए हमारा पिछड़ापन किस में रहेगा कि हम बड़े जहाज नहीं बना पाए, किश्तियां नहीं बना पाए। ये पिछड़ापन हम इसलिए नहीं तरक्की कर पाए क्योंकि हमारे धर्म के अनुसार हमारे समय घड़ी देखी जाती हर कार्य को करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कोई बुरी बात, लेकिन इसमें अच्छी बात भी तो नहीं है। तो हम कहाँ रह गए और वो कहाँ निकल गए। तो इस वजह से कोई भी आते रहे और भारतवर्ष को गुलाम करते रहे, हम वहीं के वहीं रह गए। तो ये फिर एक और कि हमें देश के प्रति प्यार ही नहीं है, देश में एकता ही नहीं है। किस चीज़ की एकता कहाँ स्थापित होगी जहाँ धर्म के नाम पर एकता स्थापित नहीं हो सकती। अलग अलग धर्मों के लोग हैं, जातिवादी व्यवस्था इतनी कटर है कि आप एक दूसरे को आंख सुहाते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। हिंदू में ही हिंदू को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब जाति की बात उठती है तो राष्ट्र की भावना कहाँ से उजागर हो सकती है। तो इसलिए गांधी जी ने बहुत सारे कार्य किए, समझाए लोगों को, उनके उसके लिए कार्य किया, लेकिन लोग कुछ उल्टे ही समझ पाए। तो यहाँ इस देश में राष्ट्रीय एकता न होना, पिछड़ापन होने के कारण भी इन देश में गुलाम करना बड़ा आसान कार्य था, सुगम कार्य था। इसलिए भी साम्राज्यवादी की भावना को उन्होंने जल्दी से अपनाया, क्योंकि उनको मालूम था ऐसा हम आसानी से कर पाएंगे। तकनीकी विकास जिसकी मैं बात कर रहा था कि हम पिछड़े ही रह गए हर क्षेत्र में। इनके पास रेलवे, उस समय रेलवे थी, डाकतार था, टेलीफोन था। ये सारी की कहाँ से आई चीज़ें? हमने नहीं ईजाद करी, हमने नहीं बनाई। ये सारी की सारी जो है वो पश्चिम देश वाले ही लेकर आए।
मानते हैं कि 1857 ईस्वी में जो तारें लगाई गई थी तार विभाग में, तो उन तारों को भी वो तोड़ नहीं पाया। वो मानते थे कि ये तारें लगाई गई है भारतीयों को फांसी देने के लिए, जबकि जब इसकी वजह से क्या होता था, उनका संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता था और उनको मालूम हो जाता था कि कहाँ पर कितने लोगों द्वारा जो 1857 में विद्रोह हो रहा है वो हो रहा है, किस जगह के ऊपर कैसा हो रहा है। तो उस स्थिति के अनुसार सूचना सही क्रम में पहुंच जाती थी और उतने लोगों को, उतने सैनिकों को वहां पर उस विद्रोह को दबाने के लिए भेज दिया जाता था। तो आसानी से ये कार्य हो गए। तो इस प्रकार से ये जो टेक्निक्स होने के कारण भी जो है आने वाले लगभग 100 वर्षों तक फिर से जो है इनका शासन भारत में चलता रहा। तो ये भी जो तकनीकें आने के कारण भी जो है साम्राज्यवादी की भावना को ज़्यादा बल मिला। 9वां है राष्ट्रीय गौरव की स्थापना। अब फोटो से ही हम थोड़ा सा अंदाजा लगा लेते हैं। ये जो मिस्र के पिरामिड नजर आ रहे हैं पीछे और ये अंग्रेजी सेना है जो फोटो खिंचवा रही है। तो कुछ यूरोपीय देश जिनका औद्योगिक आर्थिक विकास अपेक्षाकृत कम था उनकी बात करते हैं। उनमें जैसे कि बात करते हैं कि इटली है या रूस था, ये भी उस प्रतिस्पर्धा में गौरव की स्थापना। गौरव का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति गांव में जो बड़ा अमीर है वो कैसे दिखाता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां लेगा, नौकर रखेगा, एक नहीं 10-10 नौकर रखेगा, तो वो उसके गौरव को बढ़ाता है, सम्मान को बढ़ाता है, उसकी स्थिति बताता है कि देखिए कितना पावरफुल आदमी है इस गांव में। वैसे ही इन देशों में भी एक दूसरे को गौरव की भावना दिखाने के लिए जो उपनिवेश स्थापित करने की दौड़ जो है वो लगी, और उन देशों में भी लगी जो बहुत कम विकसित देश थे उस समय। उनके पास ज़्यादा उद्योग स्थापित नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने गौरव की भावना की स्थापना करने के लिए, जिस प्रकार से इटली और रूस की बात करें, इन्होंने भी जो है अधिपत्य करना शुरू कर दिया था। अगर इटली बात करें तो इटली ने लीबिया पर अधिकार कर लिया था और अंग्रेजों ने मिस्र के ऊपर और फ्रांस ने भी मिस्र के ऊपर अधिकार करना शुरू कर दिया था। अंततः अंग्रेजों ने जो है मिस्र के ऊपर पूरी तरह से अधिपत्य कर लिया। तो ये गौरव की जो भावना थी, दिखाने की जो भावना थी, इसने भी साम्राज्यवादी भावना को ज़्यादा और भी उजागर किया और भी बल मिला इस तरह से। तो ये हमने पढ़े 9 पॉइंट कि किस प्रकार से साम्राज्यवादी जो व्यवस्था थी या उपनिवेशवाद जो था उसको बढ़ावा मिला। ये 9 कारण थे और प्रश्न आता है 5 नंबर का और हर दूसरे साल ये रिपीट होता है। तो बड़े आसानी के साथ इसको आप कर सकते हैं यदि आपको हेडिंग याद हो और दिमाग में पिक्चर बिठा दी है कि सर ने ये कहा था, ये बताया था, तो आप लिख सकते हैं कुछ शब्दों का चुनाव करके। तो आज भी मैं आपके लिए कुछ लाइनें लेकर आया हूं, शायद आपको पसंद आए। कामयाबी के सफ़र में धूप बड़ी काम आई, कामयाबी के सफ़र में धूप बड़ी काम आई, छाँव मिली होती तो सो ही गए होते, छाँव मिली होती तो सो ही गए होते। वो बच्चे जो अपने माता पिता के अति लाड प्यार में पलते हैं, उन बच्चों की सक्सेस होने की संभावना बहुत कम होती है, मैं ये मानता हूँ। और जो बच्चे या जिन बच्चों के जीवन में प्रारंभ से ही कठिनाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं, उनका मंजिल तक पहुँचना तय माना जाता है, क्योंकि उन्होंने हर कठिनाई से कुछ न कुछ वो सीख कर ही आगे बढ़ते हैं। तो सीखना हमारा लगातार जो प्रोसेस है वही हमें मंजिल तक ले जाता है। तो इसलिए आप सभी की मंजिल आप सबको नसीब हो, आपको मिले कठिन परिस्थितियों में भी। तो इसी आशा के साथ आप मुझे बड़े ध्यान से सुनते हो, उस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।